कहानी अर्शी की चैनल में आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। मेरी शादी को 3 साल गुजर गए थे, पर अभी तक मेरे घर में बच्चे की कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। शादी के 3 साल बाद हमने अपना इलाज भी करवाया, पर कोई खुशखबरी नहीं मिली। अपनी यह हालत देखकर कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता कि कहीं मैं बांझ तो नहीं। खैर, अब तो जो था वो था ही। काफ़ी इलाज के बाद जब हमें कोई परिणाम नहीं मिला तो डॉक्टर ने हमें आईवीएफ की सलाह दी, पर आईवीएफ करवाने में ख़र्चा बहुत था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम आईवीएफ करवा सकें। इसलिए एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है और हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ेगा। मैं अपने पति को विदेश जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनके जाने के बाद मैं अकेली हो जाती। मेरे पति अपने माँ बाप के इकलौते थे और मेरे सास ससुर भी इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए मैं अपने पति के साथ अकेली रहती थी। वो तो भगवान का शुक्र था, हमारे शहर में खुद का घर था। उनके जाने के बाद मैं घर में एकदम अकेली हो जाती। लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान को क्या कुछ करने को मजबूर कर देती है। मजबूरन पैसों के लिए मेरे पति को अपना देश छोड़ विदेश जाना ही पड़ा। वो तो आस पड़ोस के लोग अच्छे थे, जिनकी वजह से मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती, तो पड़ोसी मेरी मदद भी कर देते। मेरे हस्बैंड का नाम अरविंद था। अरविंद को विदेश गए हुए 3 से 4 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आया। मेरी बड़ी बहन मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। उनके बच्चे लगभग मेरी ही उम्र के थे। उन्होंने मुझसे कहा कि उनका बेटा तरुण पढ़ाई के लिए शहर जा रहा है। लोगों ने हॉस्टल में रहने की सलाह दी, पर मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हें और तुम्हारे पति को कोई एतराज़ नहीं हो तो मेरे बेटे को अपने घर में रख लो। बाहर रहने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तरुण के आने की खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मुझे अपने पति की इजाज़त की ज़रूरत थी। जब यह बात मैंने अरविंद को बताई तो उन्होंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि तुम अकेले रहती हो, तरुण आ जाएगा तो तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और मैं भी सुकून से यहाँ पर काम कर पाऊँगा। जब मुझे अरविंद की तरफ से इजाज़त मिल गई तो यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बताई। वह बहुत खुश हुई। अगले 1 दिनों में तरुण हमारे साथ रहने आ गया। तरुण के आ जाने से हमारे घर में बहुत अच्छा लगने लगा था। नहीं तो अरविंद के जाने के बाद वह पूरा घर मुझे काटने को दौड़ता था। तरुण बहुत अच्छा था, वो मेरा बहुत ख्याल करता। कभी कभी जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती तो कहता, मौसी तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम आराम करो। वह घर का सारा काम कर लेता। उस दिन मैं तरुण हर रात मुझे चॉकलेट दूध बना कर देता। मैं दूध पीती और सो जाती, और जब सुबह सोकर उठती तो मुझे बहुत सुकून मिलता। तरुण की तारीफ़ करते हुए मैं हंसकर कहती, तरुण तुम दूध बहुत अच्छा बनाते हो, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है और सुबह को फ्रेश लगता है। इस बात पर हंसते हुए तरुण कहता, मौसी ये मेरे हाथों का कमाल है। मैं आपके लिए इतने प्यार से दूध बनाता हूँ कि आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। उसकी इस बात पर मैं हंसते हुए कहती, अच्छी बात है, तुम्हारी शादी जिस लड़की से होगी वो बहुत खुशनसीब होगी, क्योंकि तुम उसका बहुत ख्याल रखोगे। यह कहकर हम दोनों हंसने लगते। तरुण और मैं ढेर सारी बातें करते। तरुण अपने कॉलेज की बातें करता और मैं उसकी बातों से खूब हंसती। वो मुझसे कहता, मौसी तुम मौसी से ज़्यादा मेरी दोस्त हो। एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। तरुण घर पर नहीं था, इसलिए मुझे अकेले ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा। पर डॉक्टर के पास जाने के बाद जो बात मुझे पता चली, उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर के मुंह से प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मैं हक्का बक्का सी रह गई कि आखिर यह सब कैसे हो सकता है। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। डॉक्टर ने मेरे सामने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट रखते हुए कहा, क्यों अभी तक तो आप इसी चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही थी, और जब प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आप भगवान का शुक्र अदा करने के बजाय परेशान हो रही हैं। अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखकर मैं बदहवास सी खड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि शादी के इतने दिनों बाद मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान आ जाएगा। रिपोर्ट देखकर उस वक्त मैंने डॉक्टर से कुछ नहीं कहा और रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकल आई, पर मेरी आंखों में ढेर सारे आंसू थे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे और तरुण के अलावा उस घर में तीसरा और कोई नहीं था। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। यह सब सुनकर न चाहते हुए भी मेरा दिमाग तरुण की तरफ जा रहा था।
फिर भी मेरा दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि तरुण मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वह तो मेरी सगी बहन का बेटा था, मैं उसके लिए उसकी माँ समान थी, फिर वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। मेरा दिल इस बात के लिए गवाही ही नहीं देता, पर हकीकत तो मेरे सामने थी। यही सब सोचते विचारते किसी तरह मैं अपने घर पहुंच गई। घर आते आते शाम हो गई थी। तरुण घर पर आ गया था। मैंने दरवाज़े की डोर बेल बजाया तो दरवाज़ा तरुण ने खोला। तरुण मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, मौसी कहाँ चली गई थी? मैं आपके लिए कब से परेशान था। फ़ोन लगा रहा था तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा। मैं घर के अंदर आई तो वो मेरे पीछे पीछे आता हुआ ये सारी बातें कह रहा था। उसने मुझे पानी और चाय का पूछा, पर मैंने उसकी एक भी बातों का जवाब नहीं दिया। वह मुझे एक भी आँख नहीं भा रहा था। मुझे उससे नफ़रत होने लगी थी। तरुण ने कहा, मौसी आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। यही कहते हुए मैं अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को दराज में रख दिया और अपने बेजान वजूद को लेकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरे सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि तरुण मेरा सगा भांजा था, मेरी सगी बहन का बेटा। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपने भाई बहनों की सबसे छोटी थी और तरुण की माँ सबसे बड़ी बहन थी। जब तरुण की माँ की शादी हुई तो उस वक्त मेरी उम्र लगभग 8 साल थी और तरुण जब पैदा हुआ तो मैं 10 साल की थी। मुझे अपनी बहन की परवरिश पर बिल्कुल शक नहीं था। वो अपने बेटे तरुण की ऐसी परवरिश दे ही नहीं सकती थी, लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी उससे सारा शक तरुण पर ही जाता था, क्योंकि मेरे और तरुण के अलावा घर में कोई तीसरा था ही नहीं। मैं अपना सर अपने दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। फिर मुझे याद आया, पिछले कई दिनों से तरुण मुझे दूध बनाकर देता था और मुझे बहुत अच्छी नींद भी आती थी। क्या तरुण मुझे दूध में नींद की दवाइयाँ देता होगा? और मेरे सोने के बाद यह सब सोचते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते सोच रही थी कि क्या सगे रिश्ते इतने मतलबी होते हैं कि हवस के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं उसकी मौसी थी, यानी कि माँ, उसकी माँ की सगी बहन, मतलब माँ जैसी ही हुई। वह कैसे मेरे बारे में ऐसा सोच सकता था? आखिर उसका दिल इस गुनाह के लिए राज़ी कैसे हुआ? मैं बस रोए जा रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह सब जानने के बाद मेरे ऊपर क्या बीत रही थी, इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता था। मुझे याद आने लगा कि जब वो बचपन में मेरी बड़ी बहन के साथ आता तो आते ही मेरी गोद में आ जाता और अपनी तोतली ज़ुबान से मुझे मौसी कहने के बजाय माँझी माँझी कहकर बुलाता। उसकी इस बात पर मैं खूब हंसती। यहाँ आने के बाद उसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो मेरे साथ ऐसा घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि तरुण मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए अंदर आ गया। मैंने देखा उसके हाथ में दूध का गिलास था। वो मेरे लिए चॉकलेट दूध बनाकर लाया था। वो बड़े नॉर्मल अंदाज पर बैठ गया और बेड पर बैठते ही मैं घबरा कर खड़ी हो गई, जैसे न जाने वो मेरे साथ क्या कर देगा। मेरा ये बर्ताव देखकर उसने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या बात है मौसी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सब ठीक तो है? यह लीजिए दूध पीजिए और आराम करिए। तरुण ने दूध का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने दूध का गिलास लेकर साइड टेबल पर रख दिया और सख्त लहजे में कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम यहाँ से जाओ, मुझे नींद आ रही है। मेरे सख्त लहजे से वो थोड़ा घबरा गया। उसने पूछा, क्या बात है मौसी, आप इस तरह क्यों बोल रही हैं? उसकी यह हरकत देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद ये मेरे सामने कैसे कैसे ड्रामे कर रहा है। उसकी हरकत देखकर मैंने सोचा मैं उसके मुंह पर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट फेंककर उसे एक थप्पड़ मारूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मैंने अपने गुस्से को संभालते हुए कहा, तुम जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। मेरा इतना कहने पर वह बेड से उठकर बाहर जाने लगा। जाते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन दूध ज़रूर पीजिएगा, इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। फिर से दूध पीने की ज़िद करके वो कमरे से बाहर निकल गया। मैं यही तो जानना चाहती थी कि यह दूध पिलाकर
वो मेरे साथ आखिर कौन सा घिनौना खेल खेल रहा है। उसके जाते ही मैंने उस दूध के गिलास को लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया और कमरे की लाइट बंद करके सो गई। पर मैं नींद में नहीं सोई थी। मुझे उस वक्त का इंतज़ार था कि तरुण मेरे कमरे में आखिर कब आता है। पर 1 घंटा गुजर गया, तरुण मेरे कमरे में नहीं आया और अब मुझे नींद भी सताने लगी थी। मुझे लगा कि शायद तरुण को शक हो गया है कि मैं सोई नहीं हूँ। मेरे साथ इतना कुछ हो जाने के बाद अब मैं सहम गई थी। अब मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती थी जिससे मेरे साथ कुछ भी गलत हो। अब मैंने सोच लिया था कि सुबह मैं उठकर तरुण से कह दूँगी कि तुम अपना रहने का ठिकाना कहीं और ढूँढ लो। यह सब सोचने के बाद मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और गहरी नींद में सो गई। पर सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे कमरे का दरवाज़ा बहुत तेज़ खटखटाया जा रहा था। मैं घबरा कर उठी और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया तो सामने तरुण को देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने गुस्से में कहा, आपने दरवाज़ा क्यों लॉक किया था? उसका रौब जमा कर मुझसे यूँ पूछना मुझे तबाह करके रख दिया। वो होता कौन है मुझसे इस लहजे में बात करने वाला? उसे तकलीफ़ इस बात की थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया। जो गुनाह वो मेरे साथ करने वाला था, शायद उसकी तलब न पूरी होने पर वह यूँ उजड़ कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मुझसे यह पूछने वाले? मेरे बुलंद और सख्त लहजे पर वो कुछ हैरान हुआ था और फिर नरम लहजे में बोला, मौसी, रात में आपकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मुझे आपकी फ़िक्र थी। मैं कब से दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहा था, पर जब आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं परेशान होकर दरवाज़ा पीटने लगा कि कहीं आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा न ख़राब हो गई हो। मुझे उसकी झूठी फ़िक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यही कहते हुए मैं अपने कमरे से निकली और अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरी पड़ोस में ही मेरी हम उम्र एक सहेली रहती थी। मैं उससे अपने मन की सारी बातें शेयर करती, पर यह बात मैं उससे कैसे बता सकती थी? मेरी मजबूरी थी। मुझे किसी न किसी को तो अपने एबॉर्शन के लिए साथ ले जाना था, क्योंकि मेरे पति अरविंद अगले महीने आने वाले थे और अगर मेरी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन की हो जाती तो मेरा एबॉर्शन भी नहीं हो सकता था। इसलिए मुझे जल्द से जल्द एबॉर्शन करवाना था। मैंने अपनी सहेली को अपनी प्रेगनेंसी की बात नहीं बताई, सोचा अस्पताल जाकर बताऊंगी। मैंने उससे कहा, मेरी कल डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसने कहा, ठीक है। उस दिन मैं पूरा दिन अपनी सहेली के घर ही रुक गई, वहीं पर खाना खाया और आराम भी किया। मैंने अपनी सहेली से झूठ बोला कि तरुण घर पर नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तरुण भी घर पर नहीं। यह सब जानने के बाद उसने खुद ही मुझे अपने घर पर रोक लिया था। अगले दिन हम दोनों डॉक्टर के पास जाने वाले थे, पर जब मैं उधर से अपने घर आई तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर तो मेरी जान सूली पर लटक गई। मैंने देखा घर पर मेरे पति अरविंद आए हुए थे। वो मुझे देखते ही अपने गले से लगा लिए और कहने लगे, अब बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। कहाँ पर थी तुम? उनसे लिपट कर मैं फुट फुट कर रोने लगी और सोचने लगी कि अब क्या होगा, मेरा ऑपरेशन कैसे होगा। अरविंद ने मुझसे कहा, तुम रो क्यों रही हो? अब मैं आ गया हूँ। मैं आने वाला था अगले महीने, पर मैं अभी ही आ गया क्योंकि अचानक मेरी छुट्टी लग गई थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। उस वक्त मैंने अपने अंदर छुपे हुए दर्द को किसी तरह संभाला और न चाहते हुए भी अरविंद के साथ मुस्कुराई। मैंने किसी तरह रात का खाना खाया। खाना खाने के बाद तरुण अपने कमरे में सोने चला गया और मैं और अरविंद अपने कमरे में। अरविंद बहुत थके हुए थे। वो थोड़ी बहुत मुझसे बातें की और फिर सो गए, पर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं इसी सोच विचार में थी कि कल मैं एबॉर्शन के लिए कैसे जाऊंगी। कल क्या, अब तो मैं किसी भी दिन एबॉर्शन कैसे कराऊंगी, क्योंकि अब तो अरविंद आ गए हैं। अगर इन्हें मेरी सच्चाई पता चल गई तो मेरा घर टूट कर बिखर जाएगा।
यही सब सोचते विचारते कब सुबह हो गई पता नहीं चला। मैंने देखा अरविंद सोए हुए थे। मैं कमरे से बाहर सोफे पर आकर बैठ गई। मैंने देखा तरुण अपने लिए चाय बना रहा था। वो किचन से आया और मुस्कुराकर बोला, कैसा लगा आपको अरविंद मौसा का सरप्राइज़? मैंने उससे गुस्से और नफ़रत से देखते हुए कहा, किस कदर ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ मौसी कहते हो और दूसरी तरफ मैं ये सब सहते सहते थक चुकी थी, इसलिए बिना सोचे समझे मेरे जो मन में आया मैंने कह दिया। और वो था कि अभी भी मुझे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। कहने लगा, मौसी क्या कह रही हैं आप? मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मुझसे इस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने उसे गुस्से से देखा और अपने कमरे में गई तो देखा अरविंद अभी भी सो रहे थे। मैंने दराज से रिपोर्ट निकाली और तरुण के पास चली आई। तरुण वहीं पर खड़ा था। मैंने गुस्से से वो रिपोर्ट तरुण के मुंह पे फेंक दी। मैंने कहा, यह पढ़ो और अपना मनहूस चेहरा लेकर अरविंद के उठने से पहले यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं गुस्से से दबे लहजे में बोल रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अरविंद को इस बात की भनक भी पड़े। तरुण ने वो रिपोर्ट उठाकर जैसे ही पढ़ा उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। इससे पहले कि वह कुछ बोलता तभी वहाँ पर अरविंद आ गए और सीधा तरुण के पास गए और उसके हाथ से रिपोर्ट लेकर पढ़ने लगे। अरविंद को रिपोर्ट पढ़ते देख मैं घबरा गई और सोचने लगी कि अब तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। यह सब जानने के बाद अरविंद मुझे छोड़ देंगे। यही सब सोचते सोचते कब गिरकर बेहोश हो गई पता नहीं चला और जब होश आया तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। मैं बेड पर लेटी हुई थी और अरविंद बड़े गौर से मुझे देख रहे थे। तरुण भी वहीं पर खड़ा था। अरविंद को देखते ही मैं रोते हुए कहने लगी, अरविंद, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तरुण ही मुझे नींद की गोलियां देता था। भगवान के लिए मुझे छोड़िएगा मत। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर अरविंद मेरे पास आए और मुझे गले से लगा लिया और कहने लगे, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारे रिपोर्ट के साथ बदल गई थी। ना तुम गुनहगार हो और ना ही तरुण ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। तरुण तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तरुण की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो मैंने देखा वो रो रहा था। मुझे देखते ही वो मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मौसी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ? मुझे अपनी माँ और आप में कभी कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। मैंने आज तक किसी लड़की को नज़र तक उठाकर नहीं देखा, तो आप तो मेरी माँ समान हैं। वो रो रो कर सारी बातें कर रहा था। डॉक्टर और नर्स की लापरवाही की वजह से रिपोर्ट की अदला बदली ने मुझे अपने भांजे के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या क्या मैंने अपने भांजे के खिलाफ़ नहीं सोच लिया था।